कल की अगर मैं बात करूँ तो कल हमने स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी। और अगर मैं बात करूँ बायोटेक्नोलॉजी की तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक तो इस छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है जो नीट में आपको हेल्प करेगा फॉर द स्कोर गेन। एक तो ये स्कोर गेनिंग चैप्टर बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे सवाल आते हैं और वो इतने ईजी होते हैं कि अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़े होंगे यू विल बी रियली एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस इन द नीट। और अगर मैं पहले आप बायोटेक्नोलॉजी को थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूँ सो सिंपली व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आता है मीन जब हम बायोलॉजी को यूज़ करेंगे विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के अच्छे के लिए जब हम उसको यूज़ करेंगे तो हम उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे फूड प्रोडक्शन है, जो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, जीन थेरेपी है, बाकी सारी चीज़ें हैं। कार्ल एरकी ने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दी थी इन 1919, उसको रिगार्ड किया जाता है एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ सेकेंड, नाउ बायोटेक्नोलॉजी को दो फेजेस में डिवाइड किया गया, वन इज द ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, अनदर वन इज द न्यू बायोटेक्नोलॉजी। तो याद रखना जो भी बायोटेक के कॉन्सेप्ट्स है, जो भी क्या है बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स है बिफोर 1972, जो 1972 से जितने भी बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं उनको हम ओल्ड बायोटेक बोलते हैं। ओल्ड बायोटेक क्यों? क्योंकि इस फेज में इस 1972 से पहले जितने भी माइक्रोब्स थे जो हेल्प करते थे, जैसे कर्ड बनाने में लगता है, जैसे ब्रेड मेकिंग में यीस्ट वगैरह लगते हैं, जब हम उन सारे माइक्रोब्स को उनके नेचुरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो उसको हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बेसिकली ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम माइक्रोब्स को, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को, उनको यूज़ करके उनके नेचुरल फॉर्म में वो जैसे नेचर में पाए जाते हैं हम उनको वैसे ही यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। उनमें कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं हुई होती है, जैसे मेकिंग ऑफ ब्रेड, कर्ड वगैरह है। और नई बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, वो स्टार्ट होती है आफ्टर ईयर 1972, क्योंकि 1972 में ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, उनका सिलसिला शुरू हुआ। 1972 के बाद जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करना शुरू किया, उनके जीन्स के साथ जो बदलाव करना शुरू किया, और फिर उनमें जो है किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन डाला, उनके जीन्स मॉडिफाई किए, तो उस बायोटेक्नोलॉजी और फिर उन बेसिकली उन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को या मॉडिफाइड माइक्रोब्स को यूज़ किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ good for the product, not the for only production of good but for the welfare of human beings। तो इसको हम मॉडर्न या न्यू बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें जीन थेरेपी है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स है, जो हम यूज़ करते हैं फूड प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, बीटी कॉटन है, जो गोल्डन राइस, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स है। जैसे फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को उसको जो किसने ले किया था, स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बायर ने इन 1972। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन साल्मोनेला टाइफिन्यूरम किस में इंट्रोड्यूस किया था, इनटू द इकोलाई विद द हेल्प ऑफ प्लाज्म। और ये मैं कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि उन्होंने कैसे किया था। नाउ कोर टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की बेसिकली दो टेक्निक्स, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरी केमिकल इंजीनियरिंग। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग वो वाला फेज होता है बायोटेक्नोलॉजी का जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल के उसको मॉडिफाइड फॉर्म में क्रिएट करते हैं, और केमिकल इंजीनियरिंग में हम उसी मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, उसको बायोरिएक्टर्स में डालते हैं सो दैट वो कंटिन्यूसली जो है खुद को मल्टीप्लाई करे और हमें प्रोडक्ट हासिल होता है। उन बायोरिएक्टर्स में जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है वो हमें हासिल होता है इन द लार्ज क्वांटिटी, यानी प्रोडक्शन हमारी होती है इन द लार्ज क्वांटिटी। तो उस फेज को हम केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। उस फेज को हम केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। जस्ट अ सेक। जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकम्बेंट डीएनए टेक्निक भी कहा जाता है, इसको डीएनए मैनिपुलेशन या ट्रांसजेनेसिस भी कहा जाता है। मैंने आप लोगों को कहा था कि इससे हम डिजायर्ड जीन जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते विद द हेल्प ऑफ ए वेक्टर।
और पॉल बर्ग को जो है फादर ऑफ ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उसने क्या किया, उसने XC40 वायरस को इनटू इकोलाई डाला था विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फॉज। दिस इज द टेक्निक। नाउ कमिंग टू द टूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को जो है करने के लिए, बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग को प्रोसेस को करने के लिए हमें 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वन, जिसको हम एंजाइम कहते हैं, वन दैट इज व्हाट वी कॉल एंजाइम, दूसरे जिसको हम क्लोनिंग फैक्टर कहते हैं, तीसरा हम कंपोनेंट होस्ट कहते हैं। और आज हम एंजाइम्स पढ़ेंगे। एंड टुडे आवर टॉपिक इज एंजाइम्स। दो मैं एंजाइम्स कल पढ़ा चुकी हूँ, बट फॉर योर सेक मैं एंजाइम्स आज फिर से स्टार्ट करूँगी सो दैट आप लोगों को पूरा टॉपिक जो है वो समझ आ जाए। मेक श्योर गर्ल्स आप लोग जो है और लेक्चर सारा अटेंड किया करो, किसी भी टीचर का लेक्चर मत मिस करो, बिकॉज अब नीट नज़दीक है और इस टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। दिस टाइम यू गाइज आर सपोज टू स्कोर मोर देन 600। आप अपनी एम वो रखो। नाउ मैं एंजाइम्स की बात करूँ, देखो अब मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी व्हाट आर एंजाइम्स। देखो जैसे मैंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी से हमें मुराद है न्यू बायोटेक्नोलॉजी की हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करते हैं। और ट्रांसजेनिक मतलब कि हम एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अगर ये ऑर्गेनिज्म है, हम इसका जीन निकाल के किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर डालते हैं और फिर इसमें मॉडिफिकेशन आती है, और इस ऑर्गेनिज्म को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक माइक्रोब कहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए हम ऐसा तो नहीं है ना कि हम इस जीन को बोलेंगे उठो जी चलो जाओ इसमें, इस जीन को बोलेंगे नहीं वापस जाओ इसमें, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये जीन उठ के खुद चला जाएगा। वी नीड सम टेक्निक्स, वी नीड सम वे जिससे हम इस जीन को इस दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस के डीएनए में इंट्रोड्यूस करें, और सो दैट हमें जो है अपना डिजायर प्रोडक्ट हासिल हो। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला एंजाइम्स, दूसरा क्लोनिंग फैक्टर, तीसरा कंपोनेंट होस्ट। अगर मैं एंजाइम्स की बात करूँ तो एंजाइम जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं इन द बायोटेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम्स हमें हेल्प करते हैं पहले तो डिज़ायर जीन ऑब्टेन करने में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल सिंपल लूँगी जो मैंने कल भी कही थी, ह्यूमन बींग्स में डायबिटीज होने की। देखो आप सब लोगों को पता है कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स का पैनक्रियाज है, जस्ट अ सेकंड, इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। देखो एवरीबॉडी नोज कि ह्यूमन बींग्स जो है जब हम फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में उसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। तो अब क्या होगा कि हम जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होते हैं तो हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज हैं वो क्या करता है, वो पैनक्रियाज वो स्क्रीट करता है इंसुलिन, वो एक्सक्रीट करता है इंसुलिन, और इंसुलिन की क्या करता है, ये हेल्प करता है इस ग्लूकोज लेवल्स को हमारी बॉडी में डिक्रीज होने में। ये उसके अगेंस्ट, मतलब ये ग्लूकोज के अपोजिट जो है एक्ट करता है। अभी कैसे ग्लूकोज के लेवल्स हमारी बॉडी में डिक्रीज कराता है, ये सिंपली क्या करता है, ये इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को भेजता है किन के, सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर, जहाँ पे इस ग्लूकोज का क्या होता है, ये ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है, या तो क्रब साइकिल से होगा, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होगा या ग्लाइकोलिसिस से होगा।
या इन 3 प्रोसेस से जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, मेटाबोलाइज़ होता है और फिर ये कन्वर्ट किया जाता है इनटू द एटीपी और फिर ये एटीपी जो है हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी। और यही इन्हीं एटीपी मॉलिक्यूल्स में एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो बाकी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है कैरी आउट कर पाती है। सो अब ये इंसुलिन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और जिन पर्सन्स की बॉडी में ये पैनक्रिया जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन क्रिएट नहीं कर पाता, उनको जो एक डिजीज होती है जिसको हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, जिसमें इनकी बॉडी में हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज पाई जाती है। अब ये तो उनके लिए डेडली डिजीज, ना ही वो कुछ खा पाएंगे ना ही वो कुछ पी पाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स हमेशा हाई रहते हैं। तो उस ग्लूकोज लेवल्स को डिक्रीज करने के लिए उनकी बॉडी को क्या ज़रूरत है? ऑब्वियसली उनकी बॉडी को इंसुलिन ज़रूरत है, जो कि पैनक्रियास से प्रोड्यूस होते हैं। सिंस उनका पैनक्रियाटिक में उनकी देखो जो ह्यूमन बींग की पैनक्रियाज होती है ना, वहाँ पे बीटा सेल्स प्रेजेंट होती है, या जिनको हम इनुलिन सेल्स भी कहते हैं, और यही इनुलिन सेल जो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। अब उनकी बॉडी में क्या होता है कि कभी कभार किसी इंडिविजुअल की बॉडी में वो बीटा सेल्स डिफेक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और उन बेचारे पेशेंट्स को डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। ना इस डायबिटीज मेलिटस को ओवरकम करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, वो इस पेशेंट को बोलता है आप इंसुलिन के शॉट्स लिया करो। हम उनको यहीं से जो है मैनुअली इंसुलिन शॉट्स प्रोवाइड करते हैं, सो दैट उनकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स हमेशा अंडर कंट्रोल रहे। लेकिन अब सवाल है कि ये इंसुलिन आएगा कहाँ से? ऐसा तो नहीं करोगे कि आप एक इंडिविजुअल की बॉडी में से पैनक्रियाज निकालोगे, उसकी और दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में डालोगे, या उसकी बॉडी में से इंसुलिन निकाल के किसी और की बॉडी में डालो। दैट इज टोटली इम्पॉसिबल। सो व्हाट हैपेंड, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने आर्टिफिशियली इस इंसुलिन को प्रोड्यूस करने की टेक्निक निकाली। उन्होंने आर्टिफिशियली लैब्स में इस इंसुलिन को प्रोड्यूस किया और फिर इसी को कमर्शलाइज किया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब क्या होगा, जो ये इंसुलिन है अब इसको प्रोड्यूस करना है, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है, पेशेंट्स को ज़रूरत है। तो वहाँ पे क्या होगा, साइंटिस्ट ने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक ह्यूमन बींग लाया और उन्होंने इस ह्यूमन बींग की बॉडी से इंसुलिन सेल्स यानी ये बीटा सेल्स उनके पैनक्रियाज से जो है वो एक्सट्रैक्ट की, और फिर इन ही इंसुलिन सेल्स को एक बैक्टीरिया जिसको हम इकोलाई कहते हैं, इस इकोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीटा सेल्स लाई, उन्होंने ये जो है बीटा सेल्स निकाली ह्यूमन के पैनक्रिया से, जो पैनक्रियाटिक है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं उसको प्रोड्यूस करते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्हीं बीटा सेल्स को इंट्रोड्यूस किया इनटू अ बैक्टीरिया जिसको हम इकोलाई कहते हैं। अब वहाँ पे क्या होगा, ये इकोलाई में जो ही ये बीटा सेल्स चली गई, इकोलाई के अंदर जो ही ये बीटा सेल्स चली गई, बीटा जीन चला गया बेसिकली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीटा सेल्स निकाली और इन बीटा सेल से बीटा जीन को एक्सट्रैक्ट किया, जो बेसिकली पैनक्रियाटिक जो इंसुलिन के लिए कोड करते हैं। तो उन्होंने इसी बीटा जीन को इंट्रोड्यूस किया इनटू द इकोलाई, और फिर इकोलाई को क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करवाया, और फिर जो ही इसको मल्टीप्लाई करवाया फिर उसको बायो रिएक्टर्स के अंदर डाल दिया, और वहाँ पे क्या है, हायर क्वांटिटी में हमारा डिजायर प्रोडक्ट यानी इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होने लगा। बट यहाँ पे अब सवाल आता है कि माना हमने मैनुअली ह्यूमन बींग के अंदर से हमने बीटा सेल्स निकाली पैनक्रियाज में से, दैट इज नॉट अ बिग डील, वो काम करना इजी। बट आप हमें बताओ कि हमने इसमें से बीटा जीन कैसे निकाला, क्योंकि हमें पता है किसी भी सेल के अराउंड उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका सेल मेम्ब्रेन होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, और उसी डीएनए के अंदर जो ये बीटा जीन प्रेजेंट है। अब आप हमें बताओ कि हमने इस बीटा जीन को एक्सट्रैक्ट कैसे किया, फिर कैसे हमने इस बीटा जीन को इस इकोलाई के अंदर डाला, जिसकी मदद से इसके वहाँ पे जो है इसके डीएनए के साथ कॉम्बिनेशन हुई, इसने उसके डीएनए के साथ खुद को अटैच किया, और फिर वहाँ पे जो है ये इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगा। सो ये सारे प्रोसेस में जो हमें हेल्प करते हैं वो करते हैं एंजाइम्स। इस सारे प्रोसेस में जो हमें लगती हैं, जो चीज़ें हमें लगती हैं, दैट ऑल हेल्प्स इन एंजाइम्स ही हमें हेल्प करते हैं कि हम इस
डिज़ायर सेल से, जो हमारी ये बीटा सेल है, इससे हम बीटा जीन को एक्सट्रैक्ट करें, वो हमें हेल्प करती है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में। फिर न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट करने, फिर न्यूक्लियस से हम क्रोमोसोम लेते हैं, फिर क्रोमोसोम से हम अपना डिज़ायर जीन लेते हैं। क्योंकि अगर आप लोग सेल साइकिल वाला टॉपिक रिमेंबर करोगे, तो जब हमने डीएनए पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि डीएनए अकेला नहीं होता, वहाँ पे हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। सिंस वो ये हमें एंजाइम्स हेल्प करते हैं इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में। एंजाइम्स हमें हेल्प करते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट होस्ट है, जो इकोलाई है, जिसके अंदर हमें डिजायर जीन डालनी है, उस कंपोनेंट होस्ट के डीएनए के साथ कांटेक्ट होने में हमें हेल्प करती है। उस जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, वो उसके साथ जो है वो क्या करता है, वो उसके साथ कंबाइन होता है, फिर वहाँ पे वो नॉर्मली फंक्शन करता है और हमें हमारा डिजायर प्रोडक्ट मिलता है। तो इस सारे प्रोसेस में जो चीज़ें हमें हेल्प करती है, दैट इज ऑल एंजाइम्स, और इन्हीं एंजाइम्स के बारे में हमें पढ़ना है। अब बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के लिए बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ सबसे पहला एंजाइम है लाइटिक एंजाइम। और लाइटिक एंजाइम जो है बहुत तरीके के, जैसे काइटिनेस है, लाइसोजाइम है, सेल्यूलेस है, पेक्टिनेस है, सोडियम डेडेसाइल सल्फेट है, फिर प्रोटीज एंजाइम लगता है। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में हमें लाइटिक एंजाइम लगता है, फिर उसके बाद प्रोटीज एंजाइम लगता है, फिर तीसरे नंबर पे हमें राइबोन्यूक्लियस लगता है। प्रोटीज और राइबोन्यूक्लियस हमें एक साथ में लगते हैं। फिर हमें क्लीनिंग एंजाइम लगता है, फिर उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, उसके बाद एल्कलाइन फॉस्फेटेस, और उसके बाद डीएनए लाइगेज। तो इस सीक्वेंस में अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी बायोटेक का प्रोसेस करना है, तो उस बायोटेक के प्रोसेस में आप लोगों को एंजाइम्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली एंजाइम्स आपको हेल्प करेंगे आपका डीएनए एक्सट्रैक्ट करने में, उस डीएनए को दूसरे कंपोनेंट होस्ट के डीएनए के साथ लाइगेट करने में। तो इन सारी चीज़ों में आप लोगों को एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। और आप जब भी बायोटेक का कोई प्रोसेस करोगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाने का प्रोसेस करोगे, तो आप जो है एंजाइम्स को इन्हीं सीक्वेंस में यूज़ करोगे। पहले लाइटिक एंजाइम को यूज़ करोगे, फिर प्रोटीएज को करोगे, एंड न्यूक्लियस को करोगे, फिर उसके बाद क्लीविंग एंजाइम यूज़ करोगे, फिर उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेस, और एंड में आप डीएनए लाइगेज यूज़ करोगे। ना सबसे पहले हम आते हैं हमारे लाइटिक एंजाइम। अभी की एग्जाम्पल जो है याद करो, जब मैंने कहा कि हमने क्या करना है, हमें जो है हमने जब ह्यूमन बींग्स की बॉडी से बीटा सेल निकाली, उस बीटा सेल में से हमें क्या ज़रूरत था, उस बीटा सेल में हमें ज़रूरत है बीटा जीन। और वो बीटा जीन किसके अंदर प्रेजेंट है, वो बीटा जीन प्रेजेंट है अंडर द वो बीटा जीन जो है वो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है। बीटा जीन इस बीटा जीन इस क्रोमोसोम के डीएनए में प्रेजेंट है, और वो डीएनए इस क्रोमोसोम में है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस जो वो प्रेजेंट है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल, और वो सराउंड है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमें सबसे पहले इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर करना है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करना है, सो दैट हम इसका न्यूक्लियस एक्सट्रैक्ट कर सके, और फिर वहां से हम अपने जो है क्रोमोसोम एक्सट्रैक्ट करें, क्रोमोसोम से डीएनए निकाले, और फिर डीएनए से हम अपना बीटा जीन हासिल करें। तो सबसे पहले जब हमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करना है, तो जो एंजाइम हमें लगेगा, उन एंजाइम्स को हम लाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। सो बेसिकली लाइटिक एंजाइम्स वो वाले एंजाइम्स हैं जो हेल्प करते हैं हमें टू ब्रेक द ओपन सेल, जो हमें सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, सो दैट हम अपना डिजायर जीन हासिल कर सके। ना लाइटिक एंजाइम जो बहुत तरीके हैं, जैसे काइटिनेस है, लाइसोजाइम है, सेल्यूलेस, पेक्टिनेस या सोडियम डेडेसाइल सल्फेट है। तो याद रखना, काइटिनेस वो वाला लाइटिक एंजाइम है जो हमें हेल्प करता है टू ब्रेक ओपन द फंगल सेल डीएनए, जो हमें हेल्प करता है टू ओपन ब्रेक द फंगल सेल डीएनए। अगर मैं यहाँ पे एक फंगल सेल बनाऊँ, ओके, एक सवाल, इस फंगल से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? फंगल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक? Anyone? Fungal cell is prokaryotic or eukaryotic? Just a second.
Shalini, Deepika, anyone? What is fungal cell? Prokaryotic है eukaryotic? Okay. सो बेसिकली अब लाइटिक एंजाइम क्या है? लाइटिक एंजाइम बेसिकली वो वाले एंजाइम्स है जो हमें हेल्प करते हैं कि हम सेल का जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका सेल वॉल जो है ब्रेक कर सके और फिर उस सेल से हम अपने डिजायर जीन जो है वो हासिल कर सके। उसमें पर्पज में हमें क्या हेल्प करते हैं? लाइटिक एंजाइम। अब लाइटिक एंजाइम जो बहुत तरीके के जैसे काइटिनेज, लाइसोजाइम, सेलुलोज, पैक्टिनेज, सोडियम डेडेसाइल सल्फेट जिसको हम एसडीएसपी कहते हैं। सो बेसिकली अभी जब मैंने इकोलाई की बात की, जब मैंने ह्यूमन बींग से कहा कि हमें बीटा सेल से हमें बीटा जीन एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस टाइम जो लाइटिक एंजाइम हम यूज करेंगे दैट इज सोडियम डिडेसाइल सल्फेट, क्योंकि सोडियम डिडेसाइल सल्फेट जो ये ह्यूमन सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है, उसको रप्चर करता है और फिर हम इजीली अपना डिजायर्ड जीन जो इस सेल से हासिल कर पाते। नाउ फॉर एग्जांपल अब आपके पास फंगल सेल है। अगर अब याद करो फंगल सेल के ऊपर के बाहर सेल वॉल होता है, फिर उसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तो अब हमें क्या करना है? हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करना है, हमें जो है इसको सेल वॉल को ब्रेक करना है। तो याद रखना कि जो फंगल सेल्स हैं उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है। इसलिए जो एंजाइम हम वहाँ पे यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड काइटिनिक्स। और ये काइटिनिक्स क्या करता है? वो इसके सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करता है और फिर हम इजीली हम इस सेल से अपना जो है डीएनए मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। और अगर मैं लाइसोजाइम की बात करूं तो लाइसोजाइम जो वो बैक्टीरियल सेल्स पे ये जो है बैक्टीरियल सेल्स पे एक्ट करता है। रिमेंबर बैक्टीरियल सेल्स का डीएनए जो वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता जिसके अंदर हमारा क्रोमोसोम डीएनए होता है, जैसे लाइक प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स में होता है। जो ये लाइसोजाइम है इनमें ऐसा कुछ होता नहीं है। सॉरी, जो बैक्टीरियल सेल्स है उनमें ऐसा कुछ होता नहीं। उनमें जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल होता है। तो अब हमें फाइनली इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक करना है सो दैट हम डिजायर जीन को हासिल कर सके। तो उस टाइम पे जो एंजाइम हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड लाइसोजाइम। और सेलुलोज पैक्टिनेज ये यूज होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। सो अब याद क्या रखा आप लोगों ने? व्हाट आर लाइटिक एंजाइम? लाइटिक एंजाइम बेसिकली वो वाले एंजाइम्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम किसी भी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल ब्रेक कर सके सो दैट हम उससे अपना डिजायर्ड जीन हासिल कर सके। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ गर्ल्स? पहला एंजाइम लाइटिक एंजाइम क्लियर हुआ? दीपिका आपको क्लियर हुआ? ओके। नाउ अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, दैट इज हमारा जो दूसरा एंजाइम है जो है पैक्टिनेज एंड राइबोन्यूक्लियस। अब देखो, अब हमें डिजायर्ड जीन तो हासिल हुआ, लेकिन क्या हमें डिजायर्ड जीन डायरेक्टली हासिल हुआ? हमने क्या किया? हमने इसका सेल वॉल ब्रेक किया, किसी भी सेल का हमने सेल वॉल ब्रेक किया, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक किया और फिर वहां से हमने अपना क्रोमोसोम निकाला। क्रोमोसोम से जो है अब हमें क्या निकालना है? हमारा हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। अब हमें क्या करना है? हमें इस डीएनए मॉलिक्यूल से हमारा जो है हमें अपना डिजायर सेगमेंट ऑफ जीन जो है उसको ऑब्टेन करना है सो दैट उसको हम लाइगेट कर सके किसी और ऑर्गेनिज्म में, उसमें मॉडिफिकेशन ला सके। फॉर एग्जाम्पल एज वी नो हमारे पास सेल्स दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है, दूसरी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होती है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो है अगर हम पहले यूकैरियोटिक सेल का डीएनए मॉलिक्यूल देखें तो वहाँ
पे याद करो हमने पढ़ा था, वहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, वहाँ पे आरएनए प्रेजेंट होते हैं, वायलेस प्रोकैरियोटिक सेल में पॉलीएमाइंस वगैरह मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमें क्या ज़रूरत है, हमें कोई ऐसा एंजाइम ज़रूरत है जो हमें हेल्प करे कि जो हमें हेल्प करे इस डिज़ायर जीन को ऑब्टेन करने में, क्योंकि जब हमने इस सेल से हमने डीएनए मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट किया, तो जब हम इस डीएनए मॉलिक्यूल को स्टडी करते तो हमें रियलाइज होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल तो अकेला है ही नहीं, इसके पास हिस्टोन प्रोटीन्स है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है, वहाँ पे आरएनए प्रेजेंट है, वहाँ पे बाकी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि इस डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, हमारा अकेला ही जीन का सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो अब हमारी क्या जरूरत, हमारी ज़रूरत है कि हमारे पास कुछ ऐसा एंजाइम, हमारे पास कुछ ऐसा केमिकल है जो हमें हेल्प करे कि ये सारे बाकी कंपोनेंट्स इस डीएनए के डाइजेस्ट हो जाए और हमें हमारा डिजायर जीन ऑब्टेन हो। तो हम इस चीज़ की प्रॉब्लम जो है वो हमारा सॉल्व करते प्रोटीज एंड राइबोन्यूक्लियस। जो ये प्रोटीएस है ये हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जब आप इस डीएनए को रिएक्ट कराओगे विद दिस प्रोटीएस एंजाइम, तो ये प्रोटीएस एंजाइम इस डीएनए मॉलिक्यूल पे एक्ट करेगा और वहाँ पे हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, वाइल ये जो राइबोन्यूक्लियस है ये आरएनए मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है। ना अब क्या बचा, अब हमारे पास खाली डीएनए मॉलिक्यूल बचा और जिसमें हमारा डिजायर जीन, जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, वो प्रेजेंट है। अब हमें इससे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन करना सो दैट हम इस जीन को जो है किसके अंदर लाइगेट कर सके, हमारे कंपोनेंट होस्ट के अंदर, सो दैट हमारा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो। तो हम क्या करेंगे, हम इस डीएनए मॉलिक्यूल को रिएक्ट करेंगे विद चिल्ड इथेनॉल, हम इसको रिएक्ट करेंगे विद चिल्ड इथेनॉल या चिल्ड अल्कोहल आप कह सकते हो, लेकिन पर्टिकुलरली याद रखना हम इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल यूज़ करते हैं। हम इस डीएनए मॉलिक्यूल को उसी इथेनाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे और वहाँ पे डीएनए की प्रेसिपिटेशन होती है और हमें डीएनए जो है इन द थ्रेड फॉर्म मिलता है। डीएनए क्या मिलता है, इन द थ्रेड फॉर्म, और इस प्रोसेस को हम स्पूलिंग कहते हैं। सो बेसिकली जब हमने सबसे पहले लाइटिक एंजाइम सेल को इंट्रोड्यूस किया था विद द लाइटिक एंजाइम, तो लाइटिक एंजाइम ने क्या किया, लाइटिक एंजाइम ने उस सेल का सेल्फ वॉल डाइजेस्ट किया था, जिसकी वजह से हम जो एबल हुए थे हमारा डिजायर हमारा हम जो ऑब्टेन हुए थे उस सेल से और डीएनए हासिल करने में, जिसमें हमारा डिजायर जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट था। ना जब हमने स्टडी किया तो हमने देखा कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये तो अकेला है ही नहीं, वहाँ पे तो हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से डीएनए जो है इंटैक्ट रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम अब इस डीएनए मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराते हैं विद प्रोटीएस एंजाइम और राइबोन्यूक्लियस। सबसे पहले जब हम उसको प्रोटीएस एंजाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये डीएनए मॉलिक्यूल में ये प्रोटीएस एंजाइम आरएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, जिसकी वजह से डीएनए की कॉइलिंग हुई थी, डीएनए की पैकिंग हुई थी, उनको डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद जो आरएनए मॉलिक्यूल्स डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, तो हम जब इस डीएनए मॉलिक्यूल को राइबोन्यूक्लियस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये राइबोन्यूक्लियस उन आरएनए मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है और इवेंचुअली हमारे पास जो है खाली सेगमेंट ऑफ डीएनए बचता है जिसमें हमारा डिजायर जीन प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद ये जो है डिजायर जीन, ये जो है हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, हम इसको रिएक्ट कराते हैं, प्योरीफाई करते हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ प्योरीफाइंग प्रोसेस है जिसमें हम इस डीएनए मॉलिक्यूल को चिल्ड इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से डीएनए मॉलिक्यूल की प्रेसिपिटेशन अगर होती है और हमें जो है ये डीएनए मॉलिक्यूल थ्रेड फॉर्म में मिलता है। नाउ अब हमें हमारा डीएनए मॉलिक्यूल मिला और इस प्रोसेस को हम स्पूलिंग कहते हैं। नाउ इज दिस एंजाइम क्लियर एवरीवन? लाइटिक एंजाइम प्रोटीएस एंजाइम क्लियर हुआ? कहीं पे कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन? दीपिका, इज इट क्लियर? ओके, ना इसको इसके साथ रिएक्ट कराने के बाद अब हमें ज़रूरत है तीसरे एंजाइम की, जिसको हम क्लीविंग एंजाइम्स कहते हैं।
ना क्लीविंग एंजाइम जो है ये हमें एबल कराते हैं सो दैट हम अपना डीएनए कट कर सकें। नाउ रिमेंबर अभी मैंने क्या कहा कि हमें अब डीएनए क्या मिले इन द थ्रेड फॉर्म। जब डीएनए प्रेसिपिटेट हुआ इन द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग तो हमें डीएनए मॉलिक्यूल ऐसे थ्रेड फॉर्म में मिले जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, अगर ये बीटा सेल से बीटा डीएनए हमें ऑब्टेन हुआ, ये बीटा सेल से हमें डीएनए, ये जो बीटा सेल से हमें ये डीएनए ऑब्टेन हो तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बीटा जीन। तो हमें पूरा डीएनए नहीं चाहिए, हमें इस डीएनए से खाली वो छोटू सा सेगमेंट चाहिए जिसमें बीटा जीन प्रेजेंट है सो दैट हम इस बीटा जीन को किसमें इंट्रोड्यूस कर सके, इकोलाई में, सो दैट आगे चल के इकोलाई जो है वो क्या बना सके, वो बना सके इंसुलिन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम कैसे इस बीटा जीन को जो है एक्सट्रैक्ट करें। तो इस बीटा जीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस डीएनए के सेगमेंट को जो है कट करना है, हमें डीएनए को इतने से सेगमेंट में कट करना है सो दैट हम इतने से पार्ट को यूज कर सकें और बाकी सारा हमें ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब इस प्रोसेस के लिए हम जो है यूज़ करते हैं क्लीविंग एंजाइम्स। तो ये क्लीविंग एंजाइम्स क्या करते हैं, ये क्लीविंग एंजाइम जो ये इतने खतरनाक होते हैं कि इनमें एबिलिटी होती है कि ये डीएनए को किसी भी सीक्वेंस में किसी भी पॉइंट पे कट कर सकते हैं। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लीविंग एंजाइम, एक जिसको हम एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं, दूसरा जिसको हम एंडोन्यूक्लियस कहते हैं और तीसरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। तो याद रखना एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस जो ये बायोटेक में काम आते नहीं है, इसको हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में यूज़ नहीं करते बल्कि हम खाली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ करते हैं। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे एक्सोन्यूक्लियस, क्यों हम एक्सोन्यूक्लियस को यूज़ नहीं करते। सो याद रखा क्लीविंग एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स है, क्लीविंग एंजाइम्स वो वाले एंजाइम्स है जिनमें एबिलिटी होती है टू कट अ डीएनए एट एनी पॉइंट। उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो डीएनए को किसी भी सीक्वेंस से किसी भी पॉइंट पे कट कर सकते हैं और वो 3 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो अब एक्सोन्यूक्लियस कौन से होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस वो वाले एंजाइम्स होते हैं जो क्लीव यानी कट करते हैं डीएनए को सीक्वेंस इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ईदर फ्रॉम द 5' और 3' एंड एट वन टाइम, और एक ही स्ट्रैंड को दे कट ओनली वन स्ट्रैंड। नाउ एक्सोन्यूक्लियस वो वाले एंजाइम्स हैं, इनमें क्या होता है, इनमें एबिलिटी होती है कि ये डीएनए को, आप लोगों को पता है जो ह्यूमन डीएनए दैट इज डबल स्ट्रैंडेड, उसमें 2 एंड्स होते हैं 5' 3' और 3' 5' ये हमने पढ़ा था सारा जो हमने सेल साइकिल पढ़ा था। नाम ये एक्सोन्यूक्लियस जो है ये क्या करता है, ये डीएनए के एक ही स्ट्रैंड को कट करता है लेकिन उसके एंड्स पे, या तो वो एक स्ट्रैंड को कट करेगा 5' 3' पे, या तो ये दूसरे स्ट्रैंड को कट करेगा एट 3' 5' ये एक टाइम पे एक ही एंड को कट करता है और ये जो है दूसरे स्ट्रैंड को कट करता नहीं, जिसकी वजह से ये जो है बायोटेक प्रोसेसेस में यूज़ होता नहीं है। क्यों नहीं यूज़ होता, क्योंकि हमें ज़रूरत है, मतलब हमें इस डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट ज़रूरत है। कभी कभार हमें एक सेगमेंट ज़रूरत पड़ सकता है, कभी दूसरा सेगमेंट ज़रूरत पड़ सकता है, कभी जो है कोई भी जो है सेगमेंट इन द सेंटर ऑफ द डीएनए ज़रूरत पड़ सकता है। तो जब हम एक्सोन्यूक्लियस को डालेंगे ये तो सेंटर में कट ही नहीं करता, क्या कट करता है, ये डीएनए को एंड पॉइंट्स पे कट करता है, जहाँ पे या तो 5' 3' पे कट करेगा या तो 3' 5' पे कट करेगा। सो जिसकी वजह से ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज़ होता नहीं है, ये आरडीटी में, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होता नहीं है। क्यों नहीं यूज़ होता, क्योंकि ये एक तो ये सबसे पहले एक ही स्ट्रैंड को कट करता है और दूसरा ये कट करता है डीएनए को एट इट्स एंड। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है डीएनए का 5' 3' और ये दूसरा स्ट्रैंड है हमारे पास डीएनए 3' 5' और जब हमने इस में एक्सोन्यूक्लियस को डाला तो इस एक्सोन्यूक्लियस ने इस डीएनए को 2 एंड्स पे काटा, 5' 3' पे डाला और दूसरे स्ट्रैंड को टच भी नहीं किया, जिसकी वजह से इसने डीएनए के एंड्स को कट किया और दूसरे स्ट्रैंड को वैसे ही रखा जैसे ये था और इसको इसीलिए जिसकी वजह से ये एक्सोन्यूक्लियस जो हम बायोटेक में यूज़ करते हैं, ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आरडीटीए में इस्तेमाल होता नहीं है। ना इसके बाद हमारे पास दूसरा एंजाइम है जिसको हम एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। एंडोन्यूक्लियस भी क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज़ नहीं होता। सबसे पहले ये भी एक ही स्ट्रैंड को कट करता है लेकिन इसमें दूसरी प्रॉब्लम है, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल को इन द रैंडम सीक्वेंस में कट करता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल को रैंडम सीक्वेंस में कट करता है। ये
को अगर आप इस कोई भी फॉर एग्जांपल आपने एक डीएनए मॉलिक्यूल लाया, ठीक है, अब इसने आपने क्या किया, आपने इस डीएनए मॉलिक्यूल को एक्सोन्यूक्लियस के साथ रिएक्ट कराया, तो आप देखोगे कि इस एक्सोन्यूक्लियस ने अपनी मर्जी से इस डीएनए मॉलिक्यूल को कहीं पे भी सेंटर में कट किया है, आप इसने कहीं पे भी इसको कट किया है, वहां से जो है और जो पॉलीन्यूक्लाइड की चेन है उसको कहीं पे भी कट किया है, इसमें कोई भी स्पेसिफिक रीजन पे कट करता नहीं। जैसे एक्सोन्यूक्लियस था वो स्पेसिफिकली एंड्स पे काम करता था, लेकिन ये एंडोन्यूक्लियस से इसकी कोई स्पेसिफिक साइट नहीं, इसका जहाँ पे अच्छा लगेगा ये वहाँ पे डीएनए को कट करता है, और ये एक टाइम पे एक ही एंड को कट करता है, ये दोनों एंड्स पे एट अ टाइम जो है एक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ये भी आरडीटीए में काम आता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपनी मर्जी से डीएनए मॉलिक्यूल को कभी भी कहीं पे भी कट कर लेता है। नाउ द थर्ड टाइप इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको गौर से समझना क्योंकि नीट में इसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है इसको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, नेचुरली फाउंड इन बैक्टीरिया, आज बैक्टीरिया एक्ट करता है एज अ डिफरेंट बैक्टीरिया। नाउ दिस इज द थिंग जो आप लोगों को समझनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जैसा मैंने कहा ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो इसको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है, और इनको सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था इनटू द बैक्टीरिया, जिसको हम आर्च बैक्टीरिया कहते हैं। इनको किन में डिस्कवर किया गया था? आर्च बैक्टीरिया के अंदर, ये इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। अब ये कैसे वहां पे डिस्कवर हुआ था? देखो हुआ क्या था, जो ये आर्च बैक्टीरिया होता है या ये बैक्टीरियल सेल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल। अब इस बैक्टीरियल सेल में क्या होता है कि इन बैक्टीरियल सेल्स को जो एक ग्रुप ऑफ वायरसेस इन्फेक्ट करता है, ग्रुप ऑफ वायरसेस इन्फेक्ट करता है, जिनको हम एनीवन, इन ग्रुप ऑफ वायरसेस को हम क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है? एनीवन? ओके, उस ग्रुप ऑफ वायरसेस को हम बैक्टीरियोफॉजेस कहते हैं। उन ग्रुप ऑफ वायरस को हम बैक्टीरियोफॉजेस कहते हैं। सो बेसिकली बैक्टीरियोफॉजेस वो वाले वायरस है जो किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा सकते हैं। अब ये बैक्टीरियोफॉजेस क्या करते हैं? याद रखना कि ये जो बैक्टीरियोफॉजेस है इनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डबल स्ट्रैंडेड, सॉरी, इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो जो ही ये वायरस जो है इस बैक्टीरियोफॉज के कांटेक्ट में आई, तो ये क्या करता है, ये अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर डालने की कोशिश करता है, और जो ही इसने अपना ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस बैक्टीरिया, तो ये क्या करता है, ये वायरस जो है अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इस बैक्टीरियल सेल के अंदर डालता है, जिसकी वजह से ये जो ही ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इस वायरस का इस बैक्टीरियल सेल में वहाँ पे मल्टीप्लाई करती है, वहाँ पे क्या करते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, खुद को मल्टीप्लाई करता है और ज़्यादा वायरस मॉलिक्यूल्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है रप्चर हो जाता है और इस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होता है, इवेंचुअली इस दुनिया से सारे बैक्टीरियाज वो गायब हो जाते, आपको कहीं बैक्टीरिया देखने को मिलता ही नहीं। लेकिन व्हाट नेचर डज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, इन बैक्टीरियल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक कंपोनेंट रखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन बैक्टीरियल सेल्स के जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम रखा जिसको हम मिथाइलेज कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, मिथाइलेज। और ये मिथाइलेज जो प्रोटेक्ट करता है इस बैक्टीरियल सेल को, किससे, फ्रॉम दिस वायरस, जिसको हम लेप्टोफॉज कहते हैं। और इस इन बैक्टीरियल सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है,
उनके अंदर प्रेजेंट होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ना अब इन बैक्टीरिया के जो है इसके साइटोप्लाज्म में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट, एक जिसको मिथाइलेज कहते हैं, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, और ये दोनों जो इस बैक्टीरिया को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ वायरस। देखो अब होता है क्या, जो ही वायरस ने अपना डबल, देखो यहाँ से वायरस मॉलिक्यूल आया, ये हमारा बैक्टीरियल मॉलिक्यूल है, जो ही अब इस वायरस ने अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस बैक्टीरियल सेल के अंदर डाला, तो वहां पे उस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो ही ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस वायरस का है, तो वहां पे उसका साइटोप्लाज्म जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं वो एक्ट करते हैं किस पे, इस डबल स्ट्रैंडेड वायरस के डीएनए पे, और इस डबल स्ट्रैंडेड वायरस के डीएनए को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन, ये वहां पे उसको मल्टीप्लाई करने देते नहीं है, ये इसको ब्रेक डाउन करते और प्रिवेंट करते बैक्टीरिया को फ्रॉम द इन्फेक्शन। ना यहाँ पे हम आप लोगों का सवाल होगा, मैम वी हैव वन क्वेश्चन कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, अगर ये इस वायरस के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ब्रेक करता है, तो ये इस बैक्टीरिया के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्यों नहीं ब्रेक करता, क्योंकि ऑब्वियसली बैक्टीरिया जिंदा है तो उसके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होगा, वो भी डबल स्ट्रैंडेड, तो ये उस पर क्यों नहीं एक्ट करता। देखो अब यहाँ पे होता है कि ये जो मिथाइलेज है जो इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, तो ये मिथाइलेज जो है ये इस बैक्टीरिया के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कंटिन्यूअसली मिथाइल ग्रुप्स को ऐड करता है। ये क्या करता है, ये कंटिन्यूअसली इस बैक्टीरिया के डीएनए में क्या करता है, मिथाइल ग्रुप्स, जिसकी वजह से जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे एक्ट करता है, तब ये इस तब क्या कर होता है कि ये मिथाइलेज जो है इस बैक्टीरिया के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कंटिन्यूअसली मिथाइल ग्रुप्स ऐड करते हैं, और वो मिथाइल ग्रुप्स जो है वो प्रिवेंट करते हैं इस बैक्टीरिया के डीएनए को किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, जिसकी वजह से खाली वायरस का डीएनए मरता है और बैक्टीरिया का डीएनए जिंदा रहता है। अब आप बोलोगे कि मैम मिथाइलेज जो है वो क्यों नहीं मिथाइल ग्रुप्स ऐड करता वायरस के डीएनए को, क्यों, क्योंकि जो मिथाइलेज है वो वायरस के डीएनए को मिथाइल ग्रुप्स ऐड नहीं कर पाता, क्योंकि वो उस पर एक्ट नहीं करता, वो कंपोनेंट किसके साथ है, खाली बैक्टीरियल डीएनए के साथ, और जिसकी वजह से वो खाली बैक्टीरिया के डीएनए को कंटिन्यूअसली मिथाइल ग्रुप्स ऐड करता है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट होता है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का अपना डीएनए तो बचता है, लेकिन जो ही वायरस डीएनए उसमें आया इसको इन्फेक्शन करने, वो बच पाता नहीं है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टुकड़े टुकड़े करता है और बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है फ्रॉम द इन्फेक्शन। नाउ इसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियोफाज, यही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हम यूज करते हैं इन द बायोटेक्नोलॉजी, और यही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हेल्प करते हैं हमें टू कट अ डीएनए एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। और इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था, जस्ट अ सेकंड, इसका नाम था वर्नर आर्बर। वर्नर आर्बर ने 1963 में डिस्कवर किए दो एंजाइम्स इन इकोलाई। अब वर्नर ने क्या किया, उसने जो है वो काम कर रहा था इकोलाई पे। इकोलाई भी एक बैक्टीरिया है, वो क्या कर रहा था, वो इकोलाई पे काम कर रहा था। इकोलाई भी क्या, इकोलाई जो है ये भी एक बैक्टीरिया है। इकोलाई जो है ये क्या है, ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। इकोलाई जो है बेसिकली, इकोलाई जो है बेसिकली ये भी एक बैक्टीरिया है, लेकिन जब जब वो इस इकोलाई पे जब वर्नर आर्बर इस इकोलाई पे काम कर रहा था, तो इस इकोलाई को इन्फेक्ट किया था एक बैक्टीरियोफॉज ने, जिसका नाम है लैम्डाफॉज। लैम्डाफॉज एक टाइप ऑफ वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, दैट मीन्स ये भी एक बैक्टीरियोफॉज है।
इट इज़ ऑल्सो अ बैक्टीरियोफॉज जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, एक वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। तो जब वर्नर आर्बर 1963 में इस इकोलाई पे काम कर रहा था, तो लेकिन इस इकोलाई को इन्फेक्ट किया था इनटू द लैम्डा फॉज, और फिर जब इसने फर्दर इस इकोलाई को स्टडी किया तो इसने इकोलाई के अंदर जो है दो एंजाइम्स निकाले। कौन कौन सा? एक जिसको हम मिथाइलेज कहते हैं और दूसरा जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। तो उसने ये देखा कि जो ही इस इकोलाई को लैम्डा फॉज ने जो है इन्फेक्ट किया, तो उसकी जो साइटोप्लाज्म ने क्या किया, उसकी साइटोप्लाज्म ने रिलीज किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसने इस वायरस के डबल स्टैंडर्ड डीएनए को टुकड़ों में पीसेस किए और क्या किया, प्रिवेंट किया इस इकोलाई को फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ वायरस। और दूसरा मिथाइलेज, और दूसरा एंजाइम कौन सा इसने डिस्कवर किया, मिथाइलेज। और ये मिथाइलेज क्या करता है, मिथाइल ग्रुप ऐड करता है टू एडेनिन एंड साइटोसिन बेसिस विद द रिकॉग्निशन साइट, देयरफॉर मॉडिफाई करता है और प्रोडक्ट करता है होस्ट डीएनए को फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये मिथाइलेज जो है ये कंटिन्यूसली मिथाइल ग्रुप यानी CH4 ग्रुप्स को ऐड करता है एक डीएनए मॉलिक्यूल को, कहाँ कहाँ पे, एक तो एडेनिन बेस के पास और दूसरे साइटोसिन बेस के पास, और प्रिवेंट करता है इस होस्ट के डीएनए को फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबसे पहले डिस्कवर हुए और फिर बाद में वर्नर आर्बर को नोबेल इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। So far, 900 restriction endonucleases has been discovered from the 230 strains of bacteria. पहला restriction endonuclease जो discovered हुआ था, that was the HIN2 by Smith and Nathan in 1968. Arber, Smith and Nathan were awarded with Nobel Prize in 1978 for the discovery of restriction endonuclease. Restriction endonuclease जो वो कट करता है डीएनए को at a specific point, जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन या क्लोनिंग साइट कहते हैं। और यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल हम एंजाइम्स को ख़त्म करने वाले हैं, उसके साथ मैं आपको क्लोनिंग वेक्टर भी पढ़ाऊंगी, और फिर हमारा 50% आई मीन 30% ऑफ द जो बायोटेक्नोलॉजी वो उसी के साथ आसान हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे छोटे छोटे हैं ना। इतना मुझे बोलो, इतना पहले सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? मैंने इस चैप्टर को जितनी भी कोशिश की, मेरी यही कोशिश थी कि मैं उसको बहुत इजी बनाऊं, क्योंकि नीट पर्सपेक्टिव से बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। सो एवरीवन, इज इट क्लियर? इतना क्लियर हुआ सबको? दीपिका, मालिनी, इज इट क्लियर? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? ओके मालिनी, इज इट क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? मालिनी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? दीपिका, सारा क्लियर है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन जो मैंने अभी तक पढ़ा है? और आप कल का लेक्चर भी देखिएगा, कल के लेक्चर से और चीज़ें क्लियर होगी। और जो कल का लेक्चर, जो हमारा वेंसडे का लेक्चर है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो अभी तक एवरीवन इज ऑल क्लियर? मालिनी, दीपिका, सारा क्लियर है? Okay girls, so this was all for today. अब इसके बाद आप उनकी आज कोई क्लास नहीं है, सो कल मिलते हैं ज़ूलॉजी क्लास में। डोंट मिस टुमारोज लेक्चर, क्योंकि कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में फर्दर पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, और फिर जो बाकी के एंजाइम्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। हम क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे जो है फाइनली हमारा डीएनए सेगमेंट जो है वो हमारा जो है डिजायर्ड जीन के साथ जो हमारा उसके साथ कंबाइन होता है, सो दैट वहाँ पे जो है हमें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म मिले। Okay, so everyone, this was all for today. Have a great evening. Bye bye. Bye bye, girls.